एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुरेश सेठ जी, जो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं, जो आईआईएमसी में प्रोफेसर रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। 50 सालों का आपका तजुर्बा है। हमारे साथ एजाज कमर साहब हैं, जो सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक पत्रकार हैं। तो आइए, आप तमाम हजरात का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ यादव साहब जुड़ेंगे, हम उनसे भी उनकी बात सुनेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हम सुरेश सेठ साहब से लेंगे और इशू यह है कि जिस तरह इस समय क्रूशियल इलेक्शन चल रहा है देश में 5 स्टेट का, उसमें जिस तरह स्तर गिरा है कन्वेंसिंग का, प्रचार का, उसके बीच में एक आवाज ये आ रही है कि विपक्ष को एक होना चाहिए और विपक्षी एकता की बात हो रही है। शायद सेठ साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। माथुर साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि क्या ये विपक्ष जो कांग्रेस के बगैर बनने की बात हो रही है, वो बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएगा? माथुर साहब, ये बात कौन कर रहा है, पहले तो भाई ये समझना चाहिए। विपक्ष जो है कांग्रेस के बिना वो हो, ये वाली बात अभी तक तो नहीं थी। अभी पिछले दिनों ममता दीदी ने इसके बारे में कुछ बात करी है। तो एक तो ये समझा जाए कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, एक तो ये बात है जी। तो पहले तो ये बात हो तो अगर मान लीजिए बात जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ती है कुछ, तब तो इसके बारे में हम समझते हैं कि गंभीर चिंतन और चिंता की बात है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये वाली बात जो है ममता दी का शायद एक या तो पॉलिटिकल कंपल्शन है बंगाल के संदर्भ में, या उनकी महत्वाकांक्षा है कि उन्होंने अगर मोदी साहब को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तकन सिंह हारा दिया तो वो क्यों नहीं उनको रिप्लेस कर सकती नेशनल लेवल पे। वो दिल्ली में मंत्री रही है, या तो उनकी पर्सनल एम्बिशन है, क्या है, सब है। तो अभी बड़ी स्पष्ट बातें है कि ये सब क्या। लेकिन अगर आप एक जनरली बात जानना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि विपक्ष के जो है किसी भी तरह से बिना कांग्रेस के बीजेपी को चुनौती दे सकता है। तो ये हमारे प्रशांत किशोर साहब जो आजकल देश के बहुत बड़े माने जाते हैं, क्या करना चाहिए, राजनीति के ज्ञाता और चाणक्य के भी सुपर चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने ये बात जरूर कही। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जो है क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इस तरह का अनुभव है। ठीक है, उन्होंने एक आध किए इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए होंगे, जो भी कुछ होगा, कोई जीता होगा कोई हारा होगा, लेकिन मैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं मानता है पॉलिटिक्स के ऊपर के। बड़ी भारी बात है। अच्छे स्टेटिस्टिशियन हो सकते हैं, सब कुछ बात हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको बहुत तजुर्बा और बहुत एक दूसरी तरह की नजर चाहिए। मतलब तो उन्होंने पहले ये बात कही, पता नहीं ममता दी के इशारे पे करी या वैसे करी, बाद में ममता दी ने ये बात कही, तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन ये कि जो ऑब्वियसली जो बात है वो ये है कि आप बताइए कि बीजेपी इतनी वेल इंट्रेंस्ड पार्टी है, इतनी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है, उसके पास मेजोरिटी है सेंटर में और उसका बहुत बड़ा एपरेटस है, सब है। उसके बाद उसके पास एक बहुत बड़ी ऐसी मशीनरी है जो कि क्या कहा जाए, जो कि चीजों को डिस्टॉर्ट करके भी सामने ला सकती है, सब है, वो है। तो मैं नहीं समझता कि ये संभव हो सकता है कि विपक्ष को जो है बिना कांग्रेस के कहे कि हम साथ हैं बीजेपी को चुनौती दे। जी सेठ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। 2014 और 2019 के दो ऐसे इलेक्शन हैं जिनके डेटा हमारे सामने हैं। कांग्रेस को जितने वोट मिले पूरे इन 4-5 पार्टियों को मिलाकर, समाजवादी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो और ममता की अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, और इन पांचों पार्टियों को मिलाकर के उतने वोट इनको नहीं मिले जितने अकेले कांग्रेस को मिले थे। तो सवाल यह है कि क्या अकेले कांग्रेस को छोड़ करके बाकी ये पार्टियां मिल जाएं तो क्या बीजेपी को ये टक्कर दे पाएंगे? पहला सवाल यह है। और दूसरी बात यह है
कि इस समय देश में बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन चल रहा है। ऐसी सूरत में ये सवाल उठाना कि विपक्ष की एकता हो और कांग्रेस के बगैर हो, क्या ये किसी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश नजर आती? सेठ साहब। सेठ साहब, आप सुन पा रहे हैं हमको? सेठ साहब कोई कनेक्शन कट गया, वो उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनका आवाज तो नहीं बन रहा है। सेठ साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक मिनट। सेठ साहब, एजाज साहब आप क्या समझते हैं इस बात से? मुझे एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया था साफ, बहुत ही। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2014 और 2019 के दो अगर इंतखाबात को देखें तो एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सारी पार्टियां मिलकर के उतने वोट नहीं हासिल कर पाई जितने अकेले कांग्रेस को मिले थे। तो अगर कांग्रेस के बगैर विपक्ष की एकता की बात की जाती है तो क्या ये विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि ये सवाल उस वक्त उठ रहा है, ममता दीदी ने शुरू किया है, जब देश में बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन हो रहा है, और ऐसे वक्त में इस सवाल को उठाना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाना है या इसके क्या मतलब है इस सवाल का? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सटीक है, सही है, और कांग्रेस को नजरअंदाज करना एक बदअक्ली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज ये होती है कि प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं होती है, उसको बेचना बड़ी बात होती है। हमें कस्टमर को ध्यान में रखना पड़ता है। आप कोई एक नहीं, आप 50 अलायंस बना दे, अगर वोटर आपको वोट नहीं देगा, वो पसंद नहीं करेगा आपके अलायंस को, वो भानुमति का कुंबा पसंद नहीं करेगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। अब हम कांग्रेस की स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं कि कांग्रेस की ताकत क्या थी, कमजोरियां क्या थी, वो कौन से तबके थे, पहले उनकी बात करते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया करते थे शुरू से। देखिए, रजवाड़े जो थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे, और जो कारोबारी तबका था, वैश्य कम्युनिटी कहेंगे, क्योंकि उनके पास हाथ से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर निकली थी, वो कांग्रेस की मुखालफत करते थे, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि वो नुकसान पहुंचा पाते। लेकिन जब किसान तबका जो था, ओबीसी जो था, वो ज्यादातर किसान था, ओबीसी केरल में पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बना दी, जब से ओबीसी कांग्रेस के नुकसान पहुंचाते रहे। उसके बाद एक और तबका था, इगालिटेरियन सोसाइटी की बात करने वाले बाबा साहब के समर्थक जो थे, वो बौद्ध थे, वो आवाज उठाते रहे। उसको सबसे ज्यादा असर रहा, वो एक जाटव कम्युनिटी थी। जाटव कम्युनिटी महाराष्ट्र से बाहर असर नहीं दिखा पाई, और ये लोग भी नॉर्थ इंडिया में एक असर नहीं दिखा पाए। उसके बाद अब कांग्रेस की हम ताकत देख लेते हैं। कांग्रेस की ताकत था ब्राह्मण, मुसलमान, SC ST, गैर जाटव। सबसे पहले मुसलमान की बात करते हैं, तो अब आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी, जेनोसाइड वॉच करके, उसने कहा कि 8 पॉइंट मुकम्मल हो गए, जो रवांडा के टाइम में 10 पॉइंट की सूची दी थी। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में 6 पॉइंट पूरे हो गए थे, 2.5 और हो गए, अब 1.5 पॉइंट रह गए, वो भी लगता है इस साल 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट के लिए जिम्मेदार कांग्रेस की तरफ अचानक मुसलमान स्विच कर जाएगा, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरी चीज है SC ST की। देखिए, SC ST इगालिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे बाबा साहब, उनके सपोर्टर, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो वामसेब बना के काशीराम जी ने इसको एक मूल निवासी की थ्योरी दी, एक नई थ्योरी देके, और उन्होंने इतनी कामयाबी से इस मूल निवासी की थ्योरी को सत्ता से जोड़ दिया और सत्ता का मतलब लिया। एजाज साहब, हमारा सवाल यह है कि ऐसे समय जब देश में बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन चल रहा है, इस सवाल को उठाना कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष की एकता हो, ये क्या इसका मतलब है? देखिए, थर्ड फ्रंट की आवाज उठती रही है, हमेशा से उठती रही है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी कांग्रेस में जाने की, उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद वो शरद पवार से मिले, वो कोशिश कर रहे हैं थर्ड फ्रंट की। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ये बात उठाना मुनासिब है। फिलहाल हमें उत्तर प्रदेश इलेक्शन तक वेट करना चाहिए, उसके बाद जमीनी हकीकत की बात करना। ये सिर्फ कांग्रेस को दबाव में लाने का एक तरीका है। पहले भी ये थर्ड फ्रंट की पार्टियां कांग्रेस में दबाव में लाने की कोशिश करती रही हैं,
पहले कांग्रेस दबाव में नहीं आई थी, लेकिन अब जो कांग्रेस के हालात है मुझे लगता है उसके बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हमें झुक जाना चाहिए, और उसके बाद ये थर्ड फ्रंट तो बनेगा नहीं, आखिर में वही एकता होगी, लेकिन कांग्रेस दब जाएगी। ऐसा लगता है कांग्रेस को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए कोशिश है। जयेश यादव साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे है, आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आप पांचों स्टेट के इलेक्शन पर भी आपकी गहरी नजर है। जयेश यादव साहब आईआईएमसी में लंबे समय से प्रोफेसर हैं और इलेक्शन को बहुत करीब से वॉच करते रहे हैं। डायरेक्टर रहे मेरा आपसे सवाल ये है, जी डायरेक्टर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे समय जबकि बहुत ही देश में क्रूशियल इलेक्शन चल रहा है और जो प्रचार है उसका स्तर इतना गिर गया है कि अब लोगों की पैदाइश पर भी सवाल हो रहा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस के बगैर विपक्ष की एकता की बात करना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाना है? क्या ये जो एकता बनेगी कांग्रेस के बगैर, ये बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएगी? यादव साहब, देखिए, पहले यूपी के इलेक्शन की बात कर ले। जिस तरह से ये जो फार्मर्स एजिटेशन चला, उससे जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी काफी लो चली गई है। कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं प्रधानमंत्री जी, क्रेडिबिलिटी लो होने के बाद, जिसे हम कहते हैं मल्टीफोल्ड, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी घट जाती है। जितना अच्छा वक्ता है और जैसे अच्छी तरह से पहुंच पाते थे लोगों तक, अब ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी कहीं पर डेंट हो गई है, तो उसका नुकसान भी उस हिसाब से होगा। तो इसके चलते हुए जैसे गठबंधन बना है यूपी में फार्मर्स का और चौधरी चरण सिंह के जो ग्रैंडसन है उनका, तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा, अब यूपी में केवल दो ही पार्टियां सामने नजर आ रही हैं, एक बीजेपी और दूसरा आपका ये जो यादव है समाजवादी गठबंधन और चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन का। तो चांसेस हैं कि भाई कौन सा जीतेगा फाइनली ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी खासी टक्कर की पहले दो चरण के जो चुनाव हुए हैं उनसे तो इंडिकेशन ये मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी है एज एन एज ओवर दी बीजेपी। नाउ आता है नेशनल लेवल पे सब नॉन कांग्रेस गठबंधन बनाने की, वो एक अपने में सही लेजिटिमेट इच्छा है। जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो अपना व्यक्तित्व बनाने की कोशिश में हैं। जैसे ममता जी हैं, वो बंगाल में बहुत ही अच्छी विक्ट्री हासिल हुई, मुबारकबाद उसको, लेकिन नेचुरली अब वो चाहेंगी केवल रीजनल पार्टी वेस्ट बंगाल में ना रहे, वो ऑल इंडिया लेवल पे है। इसी तरह से आप पार्टी के केजरीवाल है, छोटी सी स्टेट के, पूरी स्टेट भी नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाहेंगे एक नेशनल लेवल पे उनका कोई बने। तो सब रीजनल पार्टियां इकट्ठी इस तरह से हो रही हैं, लेकिन ये सोचना बगैर कांग्रेस के कोई अल्टरनेटिव बन जाएगा, मुझे नहीं लगता है, ऐसी संभावना है। नेट रिजल्ट यही होगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और देन टुगेदर विदाउट कांग्रेस दे विल नॉट एबल टू फाइट द बीजेपी। एंड यही सिस्टम जो है, इसलिए मैं कहता हूँ जो यूपी का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, वो एक तरह से सेमीफाइनल भी नहीं है, ये फाइनल है। जो इसको जीत जाएगा वही 2024 के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी जीत पाएगा। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बगैर कांग्रेस के संभावना मुझे तो नहीं लगती कोई गैर कांग्रेसी ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव बन पाएगा। बनेगा जरूर, बना भी लेंगे, लेकिन सफल हो पाएगा ऐसी मुझे कम से कम उम्मीद नहीं। जी माथुर साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा और आपसे फिर वही सवाल एक बार फिर कि क्या ये जो कांग्रेस के बगैर विपक्ष की बात हो रही है, ये क्या कोई चुनौती बीजेपी को दे पाएगा? जबकि मैंने आपके सामने वो डेटा रखे कि 2014 और 2019 के इलेक्शन में ये तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर भी इतने वोट हासिल नहीं कर पाई थी जितने की
अकेले कांग्रेस ने हासिल किए थे। मिसाल के तौर पर 2014 में टोटल बीजेपी को वोट मिले थे 17.5 करोड़ और उस वक्त कांग्रेस ने 11.5 करोड़ वोट हासिल किए थे। 2019 में 21 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी को और कांग्रेस ने उस वक्त 16 करोड़ वोट हासिल किए थे, जबकि इस विपक्ष ने, कांग्रेस के बगैर जो विपक्ष है, इसने 6 करोड़ और 7 करोड़ वोट हासिल किए थे। तो दोनों के वोट को मिला दें तो वो बीजेपी को हराने की पोजीशन में बनते हैं। अकेले ये विपक्ष कांग्रेस के बगैर उसको चुनौती देने की पोजीशन में नहीं बनता, जो डेटा है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे वक्त जबकि यूपी बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है और उसके 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 2 चरण हो चुके हैं और उनमें ये बात सामने आई है कि बीजेपी लूज कर रही है। ऐसी सूरत में ममता बनर्जी का ये सवाल उठाना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश है? आप किस नजर से देखते? देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी की जो भी पृष्ठभूमि रही हो, हमको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी और उनको उस वक्त बीजेपी से कोई एतराज नहीं था। जो भी ममता बनर्जी की पृष्ठभूमि रही हो, लेकिन इस वक्त ये समझना कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जाएंगी और मोदी जी को किसी तरह से फायदा पहुंचाएंगी, ये मैं नहीं समझता कि ये करेक्ट है। हाँ, और मैं ये भी नहीं समझता कि ममता बनर्जी जो है राजनीतिक रूप से इतनी मैच्योर है कि वो ये बीजेपी को किसी तरह का फायदा पहुंचाना चाहे। मैं नहीं समझता ये। मुझे उनको ये पता है कि उनके इसको कहने का क्या मतलब है और ये इससे बीजेपी को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो अगर हमें ममता बनर्जी की विज़ाविज़ बीजेपी के वो जो है, जो आपके मन में सवाल है कि वो बीजेपी के साथ उनका कोई वो तो नहीं है, कोलैबोरेशन तो नहीं है या कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन ये बात जरूर है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो ये समझती है कि बीजेपी के दिन करीब आ गए हैं और सूनर और लेटर कोई ना कोई नया ऑल्टरनेटिव आएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 24 का इलेक्शन, आज जो इलेक्शन है फाइनल है 24 का, और ये सही बात है। जिस तरह का क्रेडिबिलिटी लॉस है, जिस तरह का लॉस और सपोर्ट है बीजेपी को, सब है। चलिए लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हम आपको ये बताएं कि 19 का में जो बीजेपी सीट लाई, उससे ये मतलब नहीं है कि उसका नेशनल आधार बहुत बड़ा है, वहां स्टेट ने लूज किया है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो, तो ममता बनर्जी शायद ये चाहती है कि उनको जो है बीजेपी के एक ऑल्टरनेटिव, बीजेपी के और मोदी के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अपोजिशन प्रोजेक्ट करे जाए। उनको ये लगता है कि जब तक कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी पे गांधी फैमिली का, इंदिरा गांधी फैमिली का जो है उस पर होल्ड है, तब तक ये है कि वो नहीं हो सकती। तब तक राहुल को प्रोजेक्ट किया जाएगा या प्रियंका को किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो समझती है कि पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त अगर मान लीजिए कांग्रेस साथ आए और कांग्रेस इस बात पे तैयार हो जाए कि भाई ऐसा है कि ठीक है, हम लोग जो है राहुल और प्रियंका के अलावा भी कोई अल्टरनेटिव देख सकते हैं, तो ये शायद उनके मन में होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए वो उन्होंने इस तरह की बात कही है कांग्रेस के खिलाफ बात। अनेबल टू हियर प्रदीप माथुर है क्या कह रहे हैं सर? जी माथुर साहब अपनी बात जारी रखें। जी अच्छा, यादव साहब मैं आपकी बात रखता हूँ, माथुर साहब को पूरी करने दीजिए अपनी बात। जी नहीं, डॉक्टर साहब ने कुछ कहा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का उनका मतलब ये है कि उनके माइंड में तो जो है मतलब प्रो बीजेपी कॉन्स्पिरेसी है, ये नहीं समझता। शायद मुझे लगता है कि उनकी एम्बिशन बहुत बढ़ गई है और मैं समझता हूँ ये लाजमी भी है, ये मतलब स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिससे उन्होंने बंगाल में जिस तरह का बीजेपी ने अपना प्रचार किया, मैं समझता हूँ कि बंगाल में उन्होंने जितनी वो यूपी में ताकत झोंक रहे हैं, इससे दुगनी ताकत बंगाल में झोंकी है उन्होंने। सब है, कोई मजाक थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक छोटी स्टेट में कंपैरेटिवली उसका 18 मीटिंग्स करे, जिससे ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर ए प्राइम मिनिस्टर असेंबली इलेक्शन। इसके बावजूद ममता जीती और बहुत बड़ी उसे जीती है। अभी भी वो बीजेपी को शिकस्त दे रही है, जैसे आपने देखा होगा उसमें। तो ममता बनर्जी अगर आपने कोई समझती है तो मतलब बात गलत नहीं है। तो मुझको लगता यह है कि जो आपकी बात का जवाब देते हुए, ये जो सारी जो उन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष साथ आए बीजेपी को चुनौती देने के लिए, आई थिंक दिस इज मोर और लेस ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन एम्बिशन अदर देन एनीथिंग एल्स। जी यादव साहब,
आप कुछ कहना चाह रहे थे? जसवंत यादव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आज बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हो क्या रहा है? जी, वो यादव साहब कंप्लेंट कर रहे थे कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यादव साहब, आप सुन पा रहे हैं? यादव साहब, ये आपके एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, हमारे एंड से कोई गदारी साहब प्रॉब्लम नहीं है। यादव साहब, आप उनको आवाज नहीं आ रही। यादव साहब, मोबाइल आप करें उनको, मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन लूज हो गया है। जी जी जी, सेठ साहब भी नहीं आ पा रहे हैं, क्या आज? हाँ, सेठ साहब का भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको। एजाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आप अलायंस के बना लीजिए, लेकिन मेन चीज ये है कि वो अलायंस को जनता को मकबूल होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि जो अकलियतें थी वो कांग्रेस से पहले नाराज हुई, उसके बाद SC/ST में जब काशीराम जी आए, उन्होंने एक मूल निवासी की थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा हमें अपना हक लेना है, वो कांग्रेस से चले गए। जहां तक ब्राह्मणों वाली बात है, तो ब्राह्मणों को के खिलाफ एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसे मूल निवासी कहते हैं, एंटी ब्राह्मण आइडियोलॉजी। और आखिर में वो होना यह है कि ब्राह्मणों को बीजेपी के पास ही जाना है, क्योंकि बीजेपी ही मनुस्मृति को सपोर्ट करती है, मनुस्मृति को कोई दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसी हालत में हमें ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस जो जहां जहां तीसरा मुतबादिल आ जाता है, जैसे हमने यूपी में देखा, हमने दिल्ली में देखा, वहां कांग्रेस कमजोर हो जाती है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड, इसमें छत्तीसगढ़ में और गुजरात में मुतबादिल नहीं है। तो अगर तीसरा मुतबादिल हो जाएगा, तो आप जो कह रहे हैं कि वोट मिले थे, वो वोट उसके बाद आपको पता चलेगा कि रियल हकीकत क्या है। तो ऐसी हालत में या तो कांग्रेस को अपना एक कोल्ड शोल्डर दिखाना होगा और अपनी टोन डाउन करके एक कंप्रोमाइज करना होगा रीजनल पार्टी के साथ, या फिर कांग्रेस के बगैर ही वो थर्ड फ्रंट को जाना चाहिए। वोट देना तो पब्लिक के ऊपर है। तो मैंने इलेक्शन में बार बार चर्चा हो रहा था, तो मैंने लोग एक सवाल कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावत और दूसरे एक्टिविस्ट को, दलित बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा, दलित वो तो नहीं आएगा। तो मैंने उसके ऊपर बोला था कि देखिए कि जमीन पे जो जाटव और यादव का जो समीकरण होते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, उससे दूसरे ओबीसी भी हैं, जब SC/ST के साथ जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो इस वक्त मुसलमान अखिलेश के साथ है, और अखिलेश का 40 में से 38.5 में से लगभग 8% यादव उनके साथ है, तो उन्हें दूसरे ओबीसी की जरूरत है। और इसमें अखिलेश यादव कामयाब भी रहे। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग बाकी जो लगभग 31-32 ओबीसी बचते थे, उसमें से आधा ओबीसी अखिलेश यादव को लगभग जा रहा है। तो उस ओबीसी को वो नाराज करने के लिए SC/ST या चंद्रशेखर के साथ ताल्लुकात बनाना उन्होंने एक प्रॉफिटेबल नहीं समझा। तो हमें जमीनी हकाइक भी देखना चाहिए कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। इसी पब्लिक ने 77 में कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाई थी, और इसी ने गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी को सपोर्ट दिया। तो अगर आप ये भरोसा करके चलिए कि अवाम, खासकर देखिए SC/ST, हमने यूपी इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, वहां ओबीसी और माइनॉरिटीज एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अगली बार हम ये उम्मीद करें कि SC/ST भी इसके साथ आ जाएंगी। ये 85% का जो ब्लॉक बनेगा, ये 85% 15 हो जाएगा। जो योगी जी कह रहे थे ना 20 का और 18 का, तो उल्टा हो गया है, 85 और 15 हो गया है। ये ब्लॉक बनाने के लिए हमें थर्ड फ्रंट को खड़ा करना पड़ेगा। उसमें हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर एक टैग है, ये भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, और जो SC/ST पार्टी है उसे मनुवादी पार्टी मानती है। तो ऐसी हालत में या तो कांग्रेस में एक नई सोच आना चाहिए, वो उसको जो SC/ST की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उसको पूरा करे, जो माइनॉरिटीज की नाराजगी उनको दूर करे। और खासकर कांग्रेस आज तक ओबीसी को अपने साथ पर बड़े पैमाने पर जोड़े रखने में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते थे, लेकिन लंबे समय तक वो ओबीसी को अपने साथ जोड़े रखने में नाकामयाब रही थी। और यही वो कम्युनिटी है जो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगी। तो आप इनसे तवक्को ये क्यों करते हैं कि ये अगर आपने कांग्रेस को इनके साथ रख लिया तो ये आपको वोट दे देंगी? बेहतर ये है कि आप एक थर्ड फ्रंट बना के चुनाव में जाएं, और चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएं। जी माथुर साहब, मेरा ये सवाल है और ये आकलन भी मेरा है कि बीजेपी और संघ
का ये मानना है कि जहां कहीं वो ना जीत पाए वहां रीजनल पार्टी को वो इलेक्शन जिताएं, ताकि सेंटर में उनके लिए कोई चुनौती खड़ी ना हो। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो स्ट्रेटजी है इनकी, इसमें ये कामयाब है? नहीं नहीं, एक तो पहली बात तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं नहीं समझता ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है। देखिए, इस वक्त बिल्कुल सीधा सीधा मामला है। कंट्री में जो पूरा नरेटिव है वो दो तरह का है। एक नरेटिव वो है जो कि ट्रेडिशनल था, जिसको हम लोग समझते आते आए, हिंदुस्तान को एक आजाद, फ्रीडम स्ट्रगल से आजाद किया गया, जिसमें काफी बड़ा रोल गांधी जी, सबसे बड़ा रोल गांधी जी का ही था। नॉन वायलेंट स्ट्रगल से हुआ, एक उसमें एक इनलाइटेंड एलिमेंट आया, और जब क्या करना चाहिए सरकार बनी तो जो एक पूरी तरह का सबको साथ लेकर के एक सेकुलर सोशलिस्ट सोशल जस्टिस के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की गई, जिसमें खासतौर पे जो लोअर तबके थे उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। ये सब एक था जो नरेटिव चलता है। इसके अगेंस्ट बिल्कुल जो अल्टरनेटिव बीजेपी का है, जो कि हिंदुस्तान को पुराने जमाने में ले जाना चाहती है, और जैसा एजाज साहब कह रहे थे, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। एक खास उनका हिस्ट्री के बारे में नजरिया है, बड़ा डिस्टॉर्टेड नजरिया है। इकोनॉमी के बारे में नजरिया है, वो सोशलिज्म और सोशल जस्टिस जो है, सोशलिज्म तो उनके लिए बुरा वर्ड है, सोशल जस्टिस जो है नाम मात्र में करना चाहते हैं। अभी एक साहब है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो कांग्रेस में उनकी बहुत बड़ी एक एज इंटेलेक्चुअल हैसियत है, मुझसे कहने लगे कि बीजेपी जो है एक हिंदू तो पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है। मैंने कहा, आप गलत कह रहे हैं, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी नहीं है, बीजेपी सवर्णवादी पार्टी है। तो उसमें भी हिंदुओं में भी एक खास तबके को लेकर चलना चाहते हैं। दे आर नॉट फॉर ऑल हिंदूज एंड ऑल दैट। तो कहने का मतलब ये है कि दो सोच जो है, और जब बीजेपी का पूरा अप्रोच अथॉरिटेरियन है, लिबरल एलिमेंट ही नहीं है, तो ये दो नैरेटिव्स जो भी वो अलग अलग है। समझिए कि क्या कहना चाहिए, लेफ्ट और राइट वाली बात तो बिल्कुल अलग है। इसमें ये कहना कि साहब इधर का ये हो जाएगा या बीजेपी उसके साथ आएगी या ये इस तरह का, ये बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि आप बीजेपी के जो आजकल जो समझ में सामने आया हम लोग को तो पहली मालूम था, लेकिन तो आप जो इस प्रेजेंट नैरेटिव के साथ है या इसके अगेंस्ट है, सीधा सीधी बात है। मेरा मानना यह है कि जो ममता दीदी है, और चाहे आप जो भी कह रहे हैं, वो इस नैरेटिव के साथ नहीं है जो बीजेपी देश में ला, ये मेरा मानना है। बंगाल इलेक्शंस में भी नहीं है और भी कहीं नहीं है। हो सकता है 80s में वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चली गई हो, क्योंकि उस जमाने एक तो बीजेपी का असली चेहरा नहीं सामने आया था इस तरह का, दूसरे पॉलिटिकल कन्वीनियंस रही हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उनकी अच्छाई करें बुराई करें, मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन उस नैरेटिव के साथ नहीं जा सकती, उनका कंपल्शन है। अब सवाल यह है कि जो अल्टरनेटिव है, जो दूसरा नैरेटिव है, क्या उसके पास इतनी पावर है कि बीजेपी को वो पावर के बाहर कर दे या ना कर दे? आपका बेस सवाल ये है। तो मेरा मानना ये है कि पावर है, किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो तभी किया जा सकता है जबकि वो एक साथ खड़े हो, मतलब तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो एक अथॉरिटेरियन फासिस्ट फोर्सेस होते हैं, बहुत ताकत होती है और बहुत ज्यादा जो क्या करना चाहिए जब कहना चाहते हैं, तो जब तक ये लोग साथ नहीं रहेंगे तब तक। अब सवाल ये कि साथ रहना इनका कंपल्शन है अगर यहाँ बीजेपी को हटाना चाहते हैं सर। और एक आध एलिमेंट्स हैं जिनको क्या आप कह सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्सेस हैं, जैसे केजरीवाल साहब है, मतलब दिखाते कुछ और है, दिल से बीजेपी के साथ है। बहन मायावती शायद किसी पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए बीजेपी को मदद करना चाहती है, ओवैसी साहब जो है वो अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए करना चाहते होंगे। तो दो तीन ट्रोजन हॉर्सेस जरूर है, मतलब ये। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो लोग इस वक्त एंटी बीजेपी बात कर रहे हैं, वो जो है क्या करना चाहिए, वो किसी भी तरह से जो है ये उस नैरेटिव के साथ है। मैं नहीं समझता ये। अब सवाल ये आ जाता है, जो बेसिक सवाल है जो कि आपके जहन में है सबसे बड़ा, कि कैन दे यूनाइट एंड थ्रो बीजेपी? ये सारा मतलब ये है, कैन दे यूनाइट एंड थ्रो बीजेपी? यूनिटी में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो दो बातें आती है। एक तो हर एक रीजनल लीडर का एस्पिरेशन, समझ लीजिए इस बात। बंगाल इतनी बड़ी स्टेट है, उसकी ममता दीदी जो है उसकी अनक्राउंड क्वीन है, मतलब है ना, उनको कोई चैलेंज नहीं करने वाला है। तमिलनाडु वो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसमें डीएमके के स्टालिन साहब, उनको कोई चैलेंज नहीं करने वाला है। महाराष्ट्र की इतनी बड़ी स्टेट है, उद्धव ठाकरे उस पर आजकल बैठे, उनको पूरी सपोर्ट है, मतलब ये है। और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के वो बीजेपी को अभी तक दूर रखे हुए हैं, मतलब। और मैं समझता हूँ कि का जो है वहां पर होल्ड इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आप ले लीजिए, तेलंगाना में आप ले लीजिए,
जो उनके आज का रंग देख ही रहे हैं, वो तो बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में बैठने की बात करें तो ये सब, हाँ, तो ये सब लोग बड़े पावरफुल रीजनल लीडर्स हैं, बहुत पावरफुल रीजनल लीडर्स हैं। नीतीश कुमार साहब भी है, लेकिन चलिए वो तो बीजेपी के साथ है। नवीन पटनायक साहब बहुत पावरफुल लीडर है, वो आज चुप बैठे, वो समझदार आदमी है, सेहत भी उनकी ठीक नहीं है, सब है। तो दे आर रियली पावरफुल रीजनल लीडर्स। और इनको ये लगता है कि भाई अगर मान लीजिए बीजेपी को हटाना है उस बीजेपी को, तो व्हाई नॉट दे कम एंड टेक द स्टेज एट द नेशनल लेवल। समझ आए मेरी बात? तो ये उनके बात मामले है। उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसमें जो जैसे राहुल जी साहब हैं या और सब, इनके मुकाबले कई ज्यादा सीनियर है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनके पीछे पूरी एक स्टेट है, सब है। तो सवाल ये है कि व्हाई नॉट दे शुड कम एंड लीड। तो मुझको लगता है कि जो सारी बातें हो रही है वो इस बात के लिए हो रही है कि साहब ऐसा है कि हु टेक्स ओवर द नेशनल लीडरशिप, लेवल लीडरशिप। अगर वो इस स्टेज पे, जो पॉइंट में आपसे बताना चाहता हूँ, इस स्टेज पे वो कह देते हैं कि साहब ठीक है, कांग्रेस को हम साथ लाते हैं और कांग्रेस बड़ी जरूरी है हमारे लिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, जैसी कि फैक्ट है, और कांग्रेस को इतनी वोटें मिली जैसी आप बता रहे थे, सबको पता है ये बातें। तो ये लोग जो उनको लगता है कि वो लोग ऑलरेडी कंसीड कर देंगे कि साहब हम जो है वी आर सबसर्विएंट टू कांग्रेस, नंबर 2 है। तो उनका जो एस्पिरेशन नेशनल लेवल पे पहुंचने का वो खत्म हो जाता है। तो मुझको लगता है कि इस तरह की वो है एफर्ट है मतलब के। लेकिन जो बात आपने ये कही वो बड़ी काम की है कि क्या ये नैरेटिव जो है सही टाइम पे हुआ है, इलेक्शन के बीच में आगे के नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन इसका जवाब ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम भी तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि आज सब तरफ ये बात हो रही है किसी भी तरह से बीजेपी को यूपी में हरा दिया जाए, मतलब ये सारी बात हो रही है। तो इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कैसा है, सब है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, सब है कि ये सब बात है। लेकिन साथ साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि जो भी पार्टी जो है बीजेपी के नैरेटिव को, हिंदुत्ववादी अथॉरिटेरियन नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका कंपल्शन है कि उनको साथ आना है और उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, अपना गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, सारा जो डिबेट है ममता जी ने आगे बढ़ाया है, सब है। हम आपको बता रहे हैं कल को आप यही स्टेज पर नीतीश बाबू होंगे जिसमें कि आज ममता दीदी है, क्योंकि मुझे को नहीं लगता कि उनकी बीजेपी के साथ बहुत लंबी चलने वाली है सरकार, मतलब जो है क्या हो रहा है। ऑलरेडी ये बात कही जा रही है कि उनकी बातें चल रही हैं उसके आरजेडी के साथ, और ये हो रहा है कि तेजस्वी जो है उनको चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाए और नीतीश बाबू जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करें, सब है। हो सकता है वो कोई वक्त देख रहे हो, समझदार आदमी है, इन 5 इलेक्शंस कहाँ से देख रहे हो। तो मुझको मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा, इस वक्त जो है क्या करना चाहिए, हर एक आदमी जो है उसको 10 मार्च का इंतजार कि क्या होगा 10 मार्च, और 10 मार्च होते ही होती चीजें इतनी बदलेगी कि जो आप लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इसको डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कहीं ज्यादा जो है एक बेटर समझिए कि थॉट फ्रेम। जी नहीं माथुर साहब, मेरा सवाल इस वजह से पैदा होता है कि सेंटर में सबसे ज्यादा बीजेपी अगर किसी को टारगेट कर रही है और स्टेट इलेक्शन में भी वो कांग्रेस को कर रही है, उसकी धार पर दूसरी पार्टियां नहीं है, उसके टारगेट पर नहीं है जितनी की कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से खतरा महसूस करती है कि वो उसको चुनौती दे सकती है और बाकी लोग चुनौती नहीं दे सकते। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें जो है इसका जवाब भी उतना ही क्लियर है। जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो लाई है बीजेपी है, वो पूरा ऑल्टरनेटिव उस स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नैरेटिव के अगेंस्ट है जो कांग्रेस इतने दारों में करती आई। कांग्रेस ने जो भी गलतियां करी हो फलानी बात को, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जो है उसने कोई गलती नहीं करी है, क्या है, लेकिन तब भी यह है कि जो है कांग्रेस जो है मानती आई है, इन प्रिंसिपल मानती आई है, सेकुलरिज्म होना चाहिए कंट्री में। कांग्रेस ये मानती आई है कि भाई हमको जो क्या करना चाहिए, प्रो पुअर पॉलिसी बनानी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए आपको। आपके आइकॉन जो है क्या कहते, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष बोस, लाल बहादुर शास्त्री और क्या कहना चाहिए आपके बाबा अम्बेडकर है, ये मानती आई है कांग्रेस। मतलब अब वो कितना इम्प्लीमेंट कर पा रही है बात अलग है। मतलब आप अगर जाते हैं कहीं, मान लीजिए किसी उसमें, मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये कि आप कितने प्योर हैं वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताता है कि आप ये चीज मानते हैं, आप इस्लाम मानते हैं। हर कोई मंदिर जाता है तो ये नहीं कि दिल से कितना बड़ा वो है, मतलब ये है कि वो इस चीज को सपोर्ट करता है। आप समझिए मेरी बात को। तो जब हम ये बात कहते हैं कि ऐसी बात है, तो इसका ये मतलब भी होता है कि हम बड़े कमिटेड है, मतलब यहाँ हम कोई उसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, मतलब मैं ये ऐसी बात नहीं कहता कि मतलब कि हम करेंगे।
लेकिन सवाल ये कि मैं इस तरफ हूं, मतलब इस पाले में, वो मैं दूसरे पाले में नहीं कर सकता, ये वाली बात है। तो ये वाली पूरी सिचुएशन जो है बीजेपी को पता है, तो बीजेपी के इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो जो आदमी है जो कि दूसरे पाले का है, मतलब ये है, आप समझिए मेरी बात। तो जो भी अटैक करेगी बीजेपी उस पर करेगी, मतलब जब उस पर आपने सक्सेसफुली अटैक कर दिया तो उस पर तब तो और हो ही जाएगी, मतलब इसके अलावा ही बीजेपी बराबर ये करती आई है कि वो क्या करना चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो, और उसके हिसाब से नैरेटिव उसके लोगों को खींच के लाए। मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अगर आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, कि जॉर्ज फर्नांडिस पे उन्होंने कैसे डोरे डाले। मतलब इनको पता था कि जो लोहियाइट सोशलिस्ट है उनके लिए गांधी नेहरू फैमिली जो है वो उससे बड़ी नफरत है, एनिथमा है उनके लिए। मतलब तो उस सेंटीमेंट को वर्क करके इन्होंने जॉर्ज को आगे बढ़ाया, मतलब और जॉर्ज का पूरा यूज किया। जॉर्ज जो है कोई कमरल आदमी नहीं थे, जॉर्ज प्रो कैपिटलिस्ट नहीं थे, मतलब और जॉर्ज जो है को अथॉरिटेरियन उसमें बिलीव नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वो एंटी नेहरू फैमिली थे लोहियाइट लाइन पे, मतलब उनको इन्होंने उनके ऊपर डोरे डाले, उनको साथ लाए, उनको एनडीए का हेड बनाया, सब पूरा उनको यूज किया। जब वो यूज होकर के जॉर्ज साहब पूरी तरह यूज हो गए तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया बाहर उनको। अब वो बेचारे जब मरे तो कोई उनको पानी देने वाला नहीं था बीजेपी में। तो बीजेपी को बड़ा क्लियरली पता है कि हमको क्या करना है, इस बात को समझ लीजिए आप। मतलब और उनको ये मालूम है कि जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव उसका सबसे बड़ा पेट्रोनेज जो है कांग्रेस है, मतलब तो कांग्रेस को तो करेंगे, मतलब उनकी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये सब है, तो वो तो करेंगी, सबसे बड़ा दुश्मन वही है ये, इसलिए हम कांग्रेस पर। एजाज साहब आपकी मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा आज के इस विषय पर। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही कि कांग्रेस के बारे में कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस को निशाना बना रही है, मेरी राय से मुख्तलिफ है। बीजेपी ने जब 90s में पॉलिसी बनाई थी कि हम छोटे छोटे राज्य बनाएंगे, लेकिन जब वो पावर में आई तो उसको लालच आ गया, उसको लगा कि मेरा खतरा तो रीजनल पार्टी से, जितने छोटे राज्य होंगे उतनी रीजनल पार्टी ज्यादा आएंगी और बीजेपी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और कांग्रेस एक कमजोर अल्टरनेटिव थी, इसलिए बीजेपी ने स्टेट नहीं बनाया। यूपी के लोग हम बहुत परेशान है, अगर हमें इलाहाबाद जाना पड़े छोटे से कोर्ट के लिए तो इतना लंबा फासला हमें तय करना पड़ता है। हम कब से कह रहे हैं कि यूपी को छोटे स्टेटों में बांट दिया जाए, लेकिन बीजेपी जिसका एजेंडा छोटे स्टेट बनाने का था वो इसलिए डर गई कि अगर हमने छोटे स्टेट बना दिए तो रीजनल पार्टियां उसको बाहर धकेल लेंगी। और ये हकीकत ये है कि बीजेपी को इस वक्त जो मुकाबला कर रही है रीजनल पार्टियां, और बीजेपी को सफाया करने वाले भी रीजनल पार्टियां होंगी। दूसरी बात ये होती है कांग्रेस जो है वो कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस एक मजबूरी है, जहां पे थर्ड फ्रंट आ जाएगा वहां पे कांग्रेस का वोट शेयर गिर जाएगा। तो ऐसी हालात में मैं इस बात से राय से मुत्तफिक नहीं हूं कि बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है या कांग्रेस जो है बीजेपी का विकल्प हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हमें वोटर्स की तरफ ध्यान देना है। देखिए जो कांग्रेस जिस इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। राष्ट्रवाद का मतलब तो नस्लवाद होता है, तो नस्लवाद की काट कांग्रेस नहीं कर सकती। आइडियोलॉजिकली वो गांधीवाद है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन जो एक ब्लॉक बन रहा है मूल निवासी का, ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी, ये 85 और 15 जब होगा तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये ब्लॉक अगर ये रीजनल पार्टियां ही बना सकती हैं, जब वो आएंगी तो बीजेपी को मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। देखिए क्या हालत हो रही है बीजेपी की यूपी में, क्या उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है फासिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका वैसे तो बड़ा ह्यूमन राइट की बात करता है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है उससे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नजर नहीं आता, उसको कोई फासिज्म नजर नहीं आता, उसको कोई सैफरन टेररिज्म नजर नहीं आता। तो इस दोगलेपन के बावजूद, इसराइल और यूएसए के सपोर्ट के बावजूद बीजेपी को रीजनल पार्टियां ऐसी कड़ी टक्कर यूपी में दे रही हैं। जो 2 फेज हुआ है उसमें तकरीबन 50 सीटों पर बीजेपी को ऐसा नुकसान होने जा रहा है। 91 में से वो 41 पे लगभग ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने, मुझे देखिए मेरी जबान बंद रखी है, लेकिन फिर भी मैं आप अंदाजा लगा सकते हैं 91 में से वो 50 सीटें खो चुकी है बीजेपी। और अगला फेज जो है वो यादव बेल्ट का है, चौथा फेज जो होने जा रहा है, और वो नाराज ओबीसी का है। और चौथा फेज जब आएगा वो बहराइच बलरामपुर का है, जहां बड़ी तादाद में लगभग 35% मुसलमान है। तो पहले 4 फेज में बीजेपी अपनी 325 से बीजेपी 200 पे पहुंच जाएगी। ये कौन कर रहा है? ये वो पार्टियां हैं जो 85% वाले ब्लॉक में, मूल निवासी के ब्लॉक में यकीन करती है, और ये मूल निवासी इनको बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। जब इसमें एससी एसटी की पार्टियां भी पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगी तो बीजेपी का सफाया हिंदुस्तान से हो जाएगा। फासिज्म का तोड़ जो है वही है जो बावन मेश्राम जी कह रहे हैं, मूल निवासियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सत्ता में अपना हक लेना पड़ेगा। अगर आप मूल निवासी नहीं बनेंगे तो ये आपको हिंदू मुसलमान में बांट देंगी।
तो इसके लिए हमें कांग्रेस से ज्यादा रीजनल पार्टियों की जरूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए और फासिज्म को टक्कर दें। फासिज्म को टक्कर पहले आइडियोलॉजिकली देना होगी। देखिए, जंग से पहले हमें साइकोलॉजिकल वार करना पड़ता है, इसलिए बीजेपी को हराने से पहले हमें आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और गांधीवाद इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है मूल निवासी की थ्योरी। मूल निवासी ही मनुवाद का जवाब देंगे। तो मेरा मानना है कि ये जितना मूल निवासी की थ्योरी आगे बढ़ेगी, ब्राह्मणवाद का जनाजा निकल जाएगा। माथुर साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी आज के इस पूरे डिस्कशन पर। मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी, देखिए, ऐसा है कि बात यह है कि क्या होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो सवाल किया वो ये है कि क्या हो रहा है, ये आपने किया। तो बीजेपी को पावर से हटाना जो है, हम लोग तो काम है नहीं, हम तो अपने आज जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं आपसे, हमें ऐसे ये बताना है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए बताना हमारा काम नहीं है। तो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है जी। जो हो रहा है वो ये और वो कैसे होगा ये भी बताना हमारा काम नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल स्टडीज बैठे हुए हैं। हमारा काम तो जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करना है, जो आम लोगों को समझाने के लिए, जो कि एक मीडिया का काम होता है। तो सवाल ये कि क्या होना चाहिए तो अलग बात है, ये तो वो लोग देखे जिनको करना है ये काम। मतलब हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो ये हो रहा है, जो बात हो रही है, आपकी सारी बात हो रही है कि मुझे लगता है कि अपोजिशन को ये बात समझ में आ गई है कि भाई अब वक्त वो आ गया है जब बीजेपी को एक के खिलाफ एक फाइनल लड़ाई हो सकती है, उसको पावर से पुश किया जा सकता है। ये अपोजिशन की समझ में आ गया और ये बात दिखाई भी दे रही है क्योंकि तमाम बीच में जैसे यूपी का मामला है, बीजेपी ने तमाम तबकों को नाराज किया हुआ है। आप सबको पता ही है उस बात को क्या कहा जाए, चाहे उसमें ओबीसीज हो, चाहे नॉन डाटा दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुरों का भी झगड़ा हो, जो भी कुछ हो। तो अपोजिशन को ये जिसको कहा जाए कि वो दोबारा वापिस आ सकते हैं पावर पे, सेंटर पे, मतलब बीजेपी जा सकती है, इसकी उनको जो है समझ में आ गई। अब जब आपको ये लग रहा है कि मतलब ये है कि बीजेपी को हराना पॉसिबल है, तो बात 3-4 साल पहले तो लग ही नहीं रहा था कि पॉसिबल है। पता नहीं कब तक आएंगे लोग, कब तक रहेंगे, पॉपुलैरिटी टॉप पे थी सबकी बातों के बावजूद। तो अब मान लीजिए ये हो रहा है कि इसको जो अगर हटाया जाएगा तो कौन आएगा, कैसे होगा, इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है सब है। अब हर एक आदमी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक रीजनल लीडर पावरफुल है, हर एक के पास बहुत पावर है, सब है, ये सब है। तो अगर आप कांग्रेस को एक रीजनल लीडर वो भी पावर भी मानते हैं, तो भी कांग्रेस के पास भी 2-3 स्टेट्स है। मतलब अभी भी उनके पास क्या करना चाहिए, राजस्थान है, उनके पास छत्तीसगढ़ है, वो मुझे लगता है वो उत्तराखंड में आ ही रहे हैं। मतलब जहां तक जैसे इलेक्शन है, पंजाब भी उनके पास काफी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी उनकी काफी अच्छी पोजीशन है, कर्नाटक में जो है जैसे बीजेपी टॉटर कर रही है तो कर्नाटक में भी उनकी अच्छी पोजीशन है। तो कांग्रेस कोर्ट से मतलब, और कांग्रेस के को सपोर्ट करने वाले स्टालिन वगैरह भी उनके साथ है सब। मतलब तो अगर आप इस तरह देखें तो मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट जो है बहुत अच्छे हैं। जो आपने जहां से बात कही, मतलब ये सब है। हम क्या महसूस करते हैं या क्या है, या उनका कास्ट बेस क्या है, या भी मुद्दा नहीं है इस बात का, और क्या होना चाहिए भी मुद्दा नहीं है। तो इस मामले में यह है कि अब ये किस स्टेज पे क्या होगा, कौन आदमी ऐसा है जो कि मतलब ये है कि, क्योंकि आप देखें ना पीछे एक और मजेदार बात हुई, पिछले 7 सालों में हम लोगों की जो थिंकिंग है वो कुछ अमेरिकन पैटर्न पे हो गई है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कि कौन हो। पहले नहीं होता था। ये बात अलग बात है कि नेहरू बहुत बड़े लीडर थे तो ऑब्वियस था कि ये आएंगे। मतलब इंदिरा गांधी इतनी बड़ी लीडर थी तो मालूम था कि आएंगे। मतलब ये सब है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे तो मालूम था कि भाई बीजेपी में आई, अगर पावर में आई या वो आई तो ये आएंगे। तो ये तो मालूम था, लेकिन कभी ये नहीं होता था कि ये और ये कभी नहीं होता। ये अमेरिकन इलेक्शंस की बात है ना, ये मतलब फलाना ये सब। अब जो पिछले 7 सालों में थिंकिंग हुई है ये है कि वो टीना फैक्टर कौन है, अरे मोदी साहब नहीं तो कौन, ये वाली बात हो रही है। हर आदमी पूछ रहा है ये, मतलब ये सब है, जो कि हम समझते हैं बेवकूफी की बात है। क्योंकि एक बार लड़ाई पार्टीज में हो रही है, लड़ाई आइडियोलॉजी में हो रही है, पार्टी जिसको चाहेगी लीडर बना लेगी। मतलब ये सब है। तो ऐसे हालात में जब ये बात हो रही है, अभी हमारे सिद्धू साहब कहने लगे पंजाब में आप क्लियर नहीं करेंगे कौन चीफ मिनिस्टर है, तब तक बिना दूल्हे की बारात हो जाएगी। ये सब बातें बेकार की है। मतलब पता ही रहता है कौन लीडर बनेगा, या एक में बन जाएगा या उसमें फैसला हो जाएगा साहब। ऐसे में मतलब जरूरी है कि एक आदमी को अभी से जब तक आप प्रोजेक्ट ना करें तब तक 24 की लड़ाई नहीं जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये सारी बात जो है ये होती है कि 24 में जो है कि उसका जो है जैसे मतलब उसकी बारात का दूल्हा कौन बने, शायद इस तरह का मामला होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा है,
तमाम पॉइंट्स पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। डिस्कशन सब होना चाहिए और पॉलिटिकल जो डिस्कशन जितना होता है इतनी लोगों की समझ पड़ती है तमाम बातों के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मसला जो है 10 मार्च के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम इसमें बारे में बात करेंगे तो बहुत, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात अभी तक जो इंडिकेशंस है, और अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी समझ पा रहे हैं तो उसमें एक इंडिकेशन बड़ा साफ ये है कि यूपी में जो क्या करना चाहिए, समाजवादी पार्टी आरजेडी गठबंधन पावर में आ रहा है, अभी तक ही लग रहा है। ना आएंगे तो ताज्जुब होगा, आएंगे तो ताज्जुब नहीं होगा इस बात, जैसे लग रहा है सब सभी लोग ये बात तो दोस्त उनके दोस्त और दुश्मन कांग्रेस कह रहे हैं। अब सवाल ये कि ये जो आता है मामला, इसमें जो है क्या करना चाहिए, कांग्रेस कहाँ रहती बहुत बात देखिए, और जैसे प्रियंका गांधी ने तो बात करी थी, हम लोग शायद कांग्रेस के बारे में खास तरह की मेंटली रख रहे हैं, लेकिन सही बात ये भी है कांग्रेस की रैली से बहुत भीड़ आई है, अगर आप देखें मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई है। कांग्रेस वहां कहाँ रहती है, सब सारी बात है उसको जैसे आपने कैलकुलेट किया उसको कितनी वोटें मिलती है सब, तो ये सब बातें डिस्कवर करेगी कि डिसाइड करेगी कि भाई जो है क्या करने 24 के लिए किस आदमी को ग्रुप किया जाए जिससे कि वो पावर में आकर के जो है सब है। तो मुझे लगता है कि 10 मार्च के बाद ये बातें बहुत साफ होंगी और तब तक ये पता लगेगा। लेकिन जो आपका जो बेसिक मुद्दा जहां से आपने बात शुरू करी है, बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने, बड़ा अफसोस है कि सेठ साहब और यादव साहब नहीं जुड़ पाए। यादव साहब से अगर आप सुनते हैं तो बहुत बढ़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनको, और मैं समझता हूँ कि जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, रिसर्च करी है, वो बहुत कम लोगों के पास होगी। अगली बार उनको कोशिश करिएगा जुड़ जाए। जहां तक मेरा मानना वो ये है कि आपका जो बेस सवाल है, मेरा मानना ये है कि मैं नहीं समझता कि बिना कांग्रेस को लिए हुए आप जो है बीजेपी को चुनौती दे सकते। जी, आज का हमारा डिस्कशन हम यहीं रोकेंगे और इस विषय पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। और आज के इस डिस्कशन में शरीक होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।